टू द क्लास। और देखो, लास्ट क्लास हमने कॉन्स्टिट्यूशन की ही ली थी, ठीक है, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही लेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 तक हमने किया हुआ है एलएलबी के हिसाब से। फिर भी हमने पीवाईक्यू के लिए, सॉरी एमसीक्यू के लिए या बेसिक बेयर एक्ट को हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, आर्टिकल 20 पढ़ेंगे आज बेयर एक्ट, और उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसके बाद हम सोच रहे हैं तुम लोग की क्लास अब हम 2 क्लास कर दें। 2 क्लास मतलब 2 सब्जेक्ट कर दें। 2 सब्जेक्ट, या तो फिर एक ही रहने देते हैं, थोड़ी लंबी कर देंगे, कुछ तो करते हैं, क्योंकि बट तुम्हारे सीनियर्स का भी है तो उनकी भी क्लास शुरू करनी है 1-2 दिन में, ठीक है। हम्म अभी एक एक सब्जेक्ट पे चलते हैं, वैसे भी हर हफ्ते 2 सब्जेक्ट है, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बट हम सोच रहे हैं कि जैसे एक सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट चल रहा है प्लस क्वेश्चन आंसर चल रहा है ना, है ना। तो इसी के साथ ये क्लास खत्म होने के बाद एक 30 मिनट का बेयर एक्ट किसी क्लास किसी सब्जेक्ट की रख दें, ताकि वो बेयर एक्ट जब खत्म हो तो हम उसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। जैसे कि आईपीसी का रख देते हैं, है ना, क्योंकि आईपीसी मतलब बीएनएस, क्योंकि उसका तो पूरा बेयर एक्ट पढ़ना ही है, और जब बेयर एक्ट पूरा अच्छे से समझ लेंगे तो उसका क्वेश्चन आंसर भी हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रखेंगे, एक सब्जेक्ट रखेंगे एक्स्ट्रा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी रखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट की भी साथ भी रखेंगे। रेगुलर नहीं रखेंगे, हो सकता है कभी कभी बीच में ना रखें, ठीक है। ओके, ये एक्स्ट्रा कहानी थी, क्योंकि बेयर एक्ट उसका पढ़ना ही है ना। और यह हो सकता है कि जिस दिन उसका क्वेश्चन आंसर करें उसी के साथ रखें, नहीं तुम लोग भूल जाओ। चलो, छोटा छोटा बेयर एक्ट 30-30 मिनट का क्लास रहेगा ना, तो अच्छे से तुम लोग को बेयर एक्ट समझ में आएगा। बिना बेयर एक्ट के लॉ के एरिया में हाथ पैर नहीं पटकना है, ठीक है। कि हम जैसे जुडिशरी में जाएंगे, हमें पीओ तैयारी करेंगे, लल्लम का एंट्रेंस देंगे, अगर बेयर एक्ट नहीं लिए हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो किसी चीज़ के लिए अपना दिमाग मत खराब करना, ठीक है। ओके, चलो, तो ये है आर्टिकल 20। तो पहले हमें सकता है पहले हम बेयर एक्ट देखेंगे इसका, एंड हियर इज इट इज। ओके, ठीक है, बेयर एक्ट अपना ले लो और पढ़ो उससे, ठीक है। मेरा सारा सामान इधर हुआ है, कुछ मोस्टली तो सुल्तानपुर में पूरा है, सारा बुक नोट्स। जब हम चेन्नई में थे तो वहाँ लाद के लाए थे, फिर हम गए तो मेरे हस्बैंड उसको पूरा फिर पार्सल कराए थे। अब वापस यहाँ आए तो अब 1-1.5 महीने के लिए फिर यहाँ लेकर आए नहीं। अब हमको यहाँ पढ़ना है तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, फिर वहाँ पढ़ा है, कुछ मेरा बलियन पढ़ा हुआ है, ऐसे ऐसे फैला हुआ है हर जगह। इसीलिए एक जगह रहकर पढ़ो, सारा सामान एक जगह रहता है। जैसे बच्चे बाहर तैयारी करने जाते हैं तो वहाँ एक जगह सारा सामान रहता है ना, सारी बुक नोट्स सब रहती है। चलो, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमको ये सब इसमें ही आँख में ही हो रही है। चलो, आर्टिकल 20, 3 मिनट हम लोगों ने ऐसे बर्बाद किए हैं। आर्टिकल 20, अपराध। अभी तक हमने अपराध को ही नहीं देखा था, आर्टिकल 17 में देखा था कि किसी के साथ मतलब छुआछूत इत्यादि, मतलब अस्पष्टता इत्यादि के बारे में था, और उसको दंडनीय अपराध था, लेकिन हेडिंग में नहीं था, ठीक है। ये पहली हेडिंग तुमको देख ली है, अपराधों के लिए किसी को दोष सिद्ध किया जा रहा है तो उसके संबंध में कोई संरक्षण देंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। चलो, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। पहले इतना समझते हैं क्या बोल रहा है। तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ओके, कोई व्यक्ति मान लो एक्स है, ठीक है, किसी अपराध के बारे में उसे तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसका कार्य जो कार्य वह कर रहा है
उस समय जो विधि है उसके अंतर्गत अपराध ना हो। ठीक है, उस समय प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं करती है, कि मतलब उस समय जो विधि प्रवृत्त है उसमें वो अपराध ना हो, यह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। ओके, एक सेकेंड रुकना। अभी तो फिर वही गलती हो जाती है रोज की तरह। दोहरे दंड के विषय में, यही सॉरी अपराधों के विषय में, अपराधों के विषय में ना, आर्टिकल 20 क्या कह रहा है अपराधों के विषय में, तो हम आर्टिकल 20 यहाँ लिखते हैं, बस हेडिंग तुम लोग याद कर लेना। और इसका पार्ट 1 कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने कोई कार्य किया, उसने कोई क्या किया, कार्य किया। आर्टिकल 21 बोल रहा है उसने कोई कार्य किया और वह कार्य, उस कार्य के लिए उसको तभी दंडित किया जाएगा, उस कार्य के लिए, वो कार्य अगर अपराध में आ रहा है उस कार्य के लिए उसको तभी दंडित किया जाएगा अगर उस समय, जिस समय उसने वो कार्य किया वहां पर जो अपराध संबंधी विधि थी, ठीक है, अपराध संबंधी विधि में वह कार्य क्या था, अपराध था। प्रेजेंट में क्या था, अपराध था, अथवा नहीं। ओके, देखो हम बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं। 18 मई शायद है 1956, हिंदू लॉ है हम लोग का सब्जेक्ट में, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहाँ गया, 18 मई 1956 बताता है कि बहुविवाह मतलब बाइगैमी, एक से अधिक शादी क्या है, अपराध है, ठीक है। जिस दिन हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा उस दिन अपराध होगा। ओके, 18 मई को लागू हुआ था। अब एक हिंदू है, उसने 17 मई को दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, 10वीं शादी की, 20वीं, मान लो उसने दूसरी शादी की, ठीक है, या उसने 20वीं शादी की, ठीक है, उसने शादी की, 17 मई तक ये कानून लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अब उसने 17 मई को दूसरी शादी की, अब पुलिस आई उसको, 18 मई को ये हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ, पुलिस आई इसको उठा के लेकर चली गई, चलो तुमने अपराध किया है। तो एक्स बोलेगा भैया कौन सा अपराध किया है, उसने कहा हिंदू मैरिज एक्ट में तुमने बहुविवाह का अपराध किया है, आईपीसी में भी जाओगे तुम, ठीक है, ओके। बाकी आईपीसी में तो पहले से ही अपराध है, ठीक है, चलो जो भी है, आईपीसी हम नहीं लेंगे हम, क्योंकि हम डेट यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो जाने दो, हम सिर्फ एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ठीक। तो बोला ठीक है चलो, जब कोर्ट के सामने गए, कोर्ट ने कहा कब किया शादी, इसने कहा साहब हम तो 17 मई को किए थे, 20वीं शादी तो किए थे साहब। अच्छा, पुलिस से कोर्ट ने पूछा कब लागू हुआ हिंदू मैरिज एक्ट, कहना 18 मई को। एम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ कहीं कब लागू हुआ, 1949, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। कहीं इसका आर्टिकल 20 पढ़ो जाके, पढ़े हो, कहीं से पास हो गए हो घूस देकर, कहीं पढ़े हैं सर, कहीं सबसे पहले क्या लिखा है, जिस समय वो कार्य किया गया, जिस समय वो कार्य किया गया, अगर उस समय प्रवृत्ति विधि में वो कार्य अपराध है, ठीक है, उस समय जो विधि प्रवृत्त है उसमें वो कार्य अपराध है, उसी के लिए आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो, ठीक है। उस कार्य को करने के बाद अगर कोई विधि आ रही है, 17 मई को उसने शादी की और 18 मई को वो विधि आ रही है, तो जिस दिन उसने कार्य किया उस दिन वो अपराध नहीं था, ठीक है। या हो सकता है कि 16 मई को 16 मई तक वो कार्य अपराध था उससे पहले, लेकिन 17 मई के लिए वो कार्य अपराध नहीं था, 18 मई को फिर से अपराध हो गया। 17 मई को सरकार खुश थी, बोली जाओ जितना शादी करना है करो, सबके लिए कोई अपराध नहीं है, नया कानून लगा दी थी कि 17 मई को सबको बहुविवाह करने की छूट दी जाती है, ठीक है, ऐसा कानून पास किया। तो कुल मिला के अगर उस दिन, जिस दिन कार्य किया गया
उस दिन वह कार्य अपराध नहीं था, तो उसकी सिंपल सी बात है। एक चीज यह बात चीज और बोलती है, पहले इसको इरेज कर देता हूँ। इसीलिए मैंने बोला कि बिना व्हाइट बोर्ड के हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि तुम लोग को बेयर एक्ट समझ नहीं आता है। ठीक है, अब देखो एक चीज यह, एक सेकेंड कोई, ठीक है, एक चीज यह, दो चीज यह बोल रहा है। ठीक है, मान लो उस कार्य के लिए कोई दंड है, देना लगेगा, कोई फाइन है या कोई जुर्माना है या कोई शास्ति है। तो कौन सा शब्द यूज हुआ है? शास्ति। कौन सा शब्द यूज हुआ है? शास्ति। ठीक है, तो तुम शास्ति में कुछ भी जोड़ सकते हो, शास्ति, शास्ति में दंड की या फाइन या जो भी दंड। ठीक है, तो मान लो उसने 18 मई को शादी की थी, 18 मई को लागू हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट, तब तो उसका कार्य अपराध हो गया ना। ठीक है, मान लो 18 मई को जब कार्य अपराध हुआ, अच्छा, तब इसका दंड था 2000 रुपए या 1 साल तक का जेल। बट 5 दिन बाद ये बढ़कर 10,000 रुपए या 5 साल तक का जेल हो गया। ठीक है, ओके। अब जब मजिस्ट्रेट के पास केस गया, तो केस कोर्ट मजिस्ट्रेट ने ये वाला दंड लागू कर दिया, क्योंकि 5 दिन तो वैसे ही 5 साल तो वैसे ही लग जाएगा केस निपटने में ही, है ना। मतलब 5 साल हम बता रहे हैं, कुछ टाइम लग जाएगा, है ना। और यहाँ तक लगा होता है, मतलब इतना दे सकते हो। तो कोर्ट ने ये वाला रूल लगा दिया। अब हायर जब कोर्ट गया, तो हायर कोर्ट ने कहा भैया अमेंड करके बाद में जो दंड बढ़ाया गया है वो दंड आप नहीं दोगे, जिस तारीख को उसने अपराध किया था, ठीक है, ओके, उस तारीख को कितने अपराध का प्रावधान है, कितने शास्ति का प्रावधान है, आप उतनी ही शास्ति दोगे। ठीक है, जिस दिन कार्य किया उस तारीख को, उस समय जितनी शास्ति है आप उतना ही दोगे, उससे अधिक नहीं दोगे। कि अमेंडमेंट करके अगर वो बढ़ा या घटा दिया गया है, तो घटा दिया गया हो चाहे बढ़ा दिया गया हो, ठीक है, दोनों आप लागू नहीं करोगे। ठीक है, ये 2 बात याद रखना। पहला ये कि जिस दिन आपने जो कार्य किया, अगर वो उस दिन अपराध है, तभी आपको उसके लिए गिरफ्तार किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात क्या बोलता है, मान लो कि आपका कार्य अपराध है और जितने दंड का प्रावधान उस विधि में उस कार्य के लिए, उतना ही दंड आपको दिया जाएगा। किसी कारण से अगर वो दंड को कम या ज्यादा कर दिया गया है, तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो, ये आर्टिकल 21 था। ठीक है, ओके। अब आर्टिकल 22 देखो हम तुमको एक ट्रिक बताते हैं। 22 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो तुम इसको याद कैसे कर सकते हो? दोहरा बार आ रहा है, दोहरा बार आ रहा है ना, है ना। दोहरा मैं क्यों बोल रही हूँ 22? क्योंकि ये तुम्हारे वनडे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोहरे दंड का सिद्धांत, दोहरे दंड 22, दोहरे दंड का सिद्धांत। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। चलो, आर्टिकल 22 दोहरे दंड का सिद्धांत। नाउ व्हाट इज दोहरे दंड का सिद्धांत? एक मूवी आई थी, मुझे यूजुअली नाम वैसे भी नहीं याद रहता। अमिताभ बच्चन थे उस मूवी में, बहुत पहले मैंने देखा था। और उनको किसी व्यक्ति के मर्डर के लिए जेल होता है। ठीक है, जब वो जेल जाते हैं तो उनकी बीवी बच्चों को भी लोग मार डालते हैं वगैरह। ठीक है, अब अपना कुछ साल बाद वो जज साहब अमिताभ बच्चन उस जब जेल से निकलते हैं, तो होता क्या है, उसी शहर में एक भाषण चलता रहता है। ठीक है, बड़ा सा स्टेज लगा रहता है, और जिस व्यक्ति के मर्डर केस में अमिताभ बच्चन को जेल दिया गया रहता है, वही व्यक्ति वहां खड़ा होकर भाषण देता रहता है, वही नेता, सेम टू सेम व्यक्ति।
अमिताभ बच्चन उसको देखते हैं, वो अमिताभ बच्चन को देखता है। अमिताभ बच्चन मन ही मन कहता है तो इसको छोड़ेगा नहीं, वो तो भैया भागो, और वो भागना शुरू करता है। भाग के पहुंचता है कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा पुलिस तो कोर्ट में ही है ना, कोर्ट तो बचा ही लेगी ना, कोर्ट तो बचा लेती, ये तो सही है। कोर्ट में जो कोर्ट चल रही थी वो घुस जाता है, जज साहब सुनवाई कर रहे थे, वहीं जाके खड़ा हो जाता है। अमिताभ बच्चन छोड़ने वाले नहीं थे, वो भी पीछे से जाते हैं, आके वहीं जज साहब के सामने उसको मार देते हैं। इतने बड़े कोर्ट में अमिताभ बच्चन जज साहब के सामने उस व्यक्ति को मार देते हैं, ठीक है। अब जज साहब अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, टुकुर टुकुर टुकुर, अमिताभ बच्चन जज साहब को देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब अमिताभ बच्चन जज साहब को मारेंगे, इसका मतलब अब हम बता रहे हैं क्या था। अमिताभ जज साहब बोलना चाहिए था ना पुलिस वालों को, पकड़ो दौड़ो, पकड़ो दौड़ो, पकड़ो इसको, ये क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है। जज साहब, सॉरी, अमिताभ बच्चन कहते हैं, गौर से देखिए मुझे जज साहब, मैं वही हूं जिसको 20 साल पहले आपने जेल भेजा था, ठीक है। किस केस में? इस नेता के मर्डर के केस में। इसका चेहरा, उसका चेहरा आपको नहीं याद है तो इसका चेहरा देखिए जिसको मैंने मारा है, सेम व्यक्ति है ना, सेम व्यक्ति है। और आप भी वही जज हो, मतलब 20 साल में जज साहब भी वहां से प्रमोशन होकर यहाँ चले आए थे, ठीक है। प्लॉट ट्विस्ट देखा। तो आप जाइए, अब संविधान तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर से पढ़िए भाई, आप जज साहब हैं, और आर्टिकल 22 पढ़ के आइए। आर्टिकल 22 कहता है कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक बार आपने मुझे इसी नेता को मारने के लिए जेल में डाल दिया है, एक ही अपराध के लिए एक बार दंड दे दिया है, ठीक है। तो वही अपराध तो मैं कर रहा हूं, उस समय मैंने वो अपराध नहीं किया था, अब मैं कर रहा हूं, लेकिन आपने पहले ही दंड दे दिया है, आप पहले ही फ्यूचर देख सकते थे, तो अब आप मुझे दंड नहीं दे सकते, और वो वहां से निकल जाता है। अब आगे जो हो, गिरफ्तारी हो कैसे, बात अलग है, ठीक है। और तुम्हारे सीनियर्स को भी जब हमें केस बताया था तो उसमें से एक थी नेहा, उसने, नेहा नहीं, किसी ने तो बताया था, सविता ने बताया था, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तुम लोग को मेरी आवाज जा रही है ना, ठीक है। दोहरे दंड का सिद्धांत मतलब आर्टिकल 22 में है, 20(2) में, इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। दोहरे दंड का सिद्धांत ऐसे पूछता है, ये वनडे एग्जाम के लिए कहीं बता रहे हैं, लल्लम के इंट्रेंस वगैरह के लिए। क्या है? एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, ठीक है, एक ही दंड, ओके, ठीक है, ओके। तीसरा, किसी अपराध के लिए अभियुक्त, अभियुक्त की बात हो रही है, अपराधी की नहीं, हमेशा याद रखना, अपराधी वो है जिसका अपराध साबित हो जाता है, जब तक अपराध साबित नहीं होता वो अभियुक्त रहता है, ठीक है, जिसके ऊपर आरोप लगा होता है। किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक अभियुक्त है, आर्टिकल 23, एक अभियुक्त व्यक्ति है, अभियुक्त, ठीक है, ठीक है। उसको अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, अपने विरुद्ध, जैसे पुलिस मारपीट के लिखवा लेती है ना, इसीलिए पुलिस के द्वारा दिया हुआ साक्ष्य बाध्य नहीं होता है, इसके अपवाद भी हैं, लेकिन अभी हमको उतना नहीं जाना, बस इतना जाना 23 में दिया है, अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, हम अपने मन से दे सकते हैं, मतलब हम, मतलब अभियुक्त मन से, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट, बीएनएस, सॉरी बीएसएफ हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस में,
इंडियन एविडेंस है, लेकिन वो किसी एग्जाम में नहीं आ रहा। ठीक है, पता नहीं। तो आर्टिकल 20 किस चीज की बात करता है? अपराधों के संबंध में, अपराधों के बारे में कुछ संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अपराधों से संबंधित कुछ संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है ना। सबसे पहला कि आपने जो कार्य किया है, अगर उस समय प्रवृत्त विधि में वो अपराध है तभी आपको दंड दिया जाएगा, नहीं तो वो कार्य अपराध नहीं है तो जो कार्य अपराध नहीं है उसके लिए आपको दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक, मान लो आपका कार्य अगर अपराध है तो उस जिस विधि में आपका कार्य अपराध है उसमें उस समय जिस समय आपने कार्य किया जितने दंड का शास्ति का प्रावधान था उतना ही आपको दिया जा सकता है। उससे कम, मतलब कम तो दे सकते हैं बट उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, ओके। दोहरे दंड का सिद्धांत क्या है? एक कार्य के लिए, एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, बार बार दंड नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, को एक्स चोरी करता है, उसको चोरी के लिए दंड मिला, वो जैसे घर पहुंचा छूट के 4 साल 5 साल बाद फिर उठा ले गया, भैया तुम चोरी किए थे इतने साल पहले, नहीं, उसका वो दंड पा चुका है। ठीक है, ओके। एंड थर्ड है, किसी भी व्यक्ति को 23rd कह रहा है, अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, आर्टिकल 20, ओके। तो ये था हमारा आर्टिकल 20। 21 आज नहीं पढ़ेंगे हम, इतना सा है आर्टिकल 21। ठीक है, एलएलएम से लेकर जीआरएफ लेकर एपीओ, जुडिशरी, वनडे, किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे कंफर्म रहता है। ठीक है, अगर तुमको आर्टिकल 21 नहीं पता है, तुमको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि हमारे सभी अधिकारों का बेस है, जीवन का अधिकार इसमें शामिल है। ठीक, ओके, चलो। सो ये मैंने क्वेश्चन आंसर बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट हमने बेयर एक्ट पढ़ा, बेयर एक्ट से हम देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। भूतलक्षी विधियों से क्या संरक्षण है? तो भूतलक्षी विधि है तो आर्टिकल 13 में मत पहुंच जाना, दोहरा दंड तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये आर्टिकल 20 की बात कर रहा है, क्योंकि हमें विधियों से ही संरक्षण की बात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारी सीरीज से ही उठाया है, सो आंसर मैंने दिया है कहीं से। चलो, चूंकि मैंने बेरेक्ट पढ़ाया है तो मैं इसमें बहुत अच्छे से नहीं जाऊंगी, समझाऊंगी जहां जरूरत होगी। तो भूतलक्षी विधियों से संरक्षण एवं दोहरे दंड से संरक्षण का है आर्टिकल 20 में। ठीक है, हमने देखा आर्टिकल 20 3 महत्वपूर्ण संरक्षण देता है, आर्टिकल 21, 22 और 23। ठीक है, सबसे पहले भूतलक्षी विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी विधियों से संरक्षण मतलब जब आप कार्य करते हो, ठीक है, एक मिनट, कुछ गलत पढ़ा दिया क्या मैंने? कुछ तो गलत पढ़ाया क्या मैंने? रुक जाओ, अच्छा ठीक है, सही है, ओके। भूतलक्षी मतलब इंग्लिश में देखो, अगेंस्ट एक्स पोस्टल फैक्ट, तो ये इंग्लिश वाला याद रखना, कभी कभी तुम्हारे हिंदी में भी ये इंग्लिश का मैक्सिमम जैसे पूछ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उन विधियों से संरक्षण जो तुम्हारे कार्य करते समय अपराध नहीं थी। ठीक है, ओके, बाद में अपराध बनी है या पहले अपराध थी, अब अपराध नहीं है। ठीक है, दोहरे दंड से संरक्षण, स्वयं को अपराध सिद्ध करने हेतु बाध्य न किया जाना। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाला याद रखना, सेल्फ मतलब होता है स्वयं, और इंक्रिमिनेशन इसका मतलब है अपने विरुद्ध साक्ष्य देना। डबल जियोपार्डी भी याद रखना, डबल जियोपार्डी याद करना बहुत, फिर से बोले दोहरा दंड, डबल जियोपार्डी और आर्टिकल 22, तो 2 बार 2 आ रहा है, इसको ऐसे याद करना। ठीक है, डबल जियोपार्डी, ये तीनों इंग्लिश के शब्द जरूर याद करना, अगर नहीं लिखना लेकिन सब दिमाग में रखना। फिर तुम्हारा थोड़ा सा कहानी आ गया, मतलब एक्सप्लेनेशन। यह आर्टिकल फंडामेंटल राइट का हिस्सा है और राज्य द्वारा आपराधिक मामलों में अनुचित एवं अन्यायपूर्ण दंड से नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमें पहले 2 बिंदुओं को विस्तार में चर्चा करेंगे, थर्ड वाला नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था इसलिए। भूतलक्षी विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी विधि वह कानून है जो अतीत में किए गए कृत्य को, जो उस अपराध
नहीं था, बाद में अपराध घोषित कर दिया गया है, उसके लिए दंड निर्धारित करती है। सरल शब्दों में ऐसा कानून जो अतीत में किए गए कार्य पर पीछे से लागू किया जाए। इसका अर्थ क्या है कि हमने कोई कार्य किया, ठीक है, मान लो आज कितनी तारीख है, हाँ हॉस्पिटल में रह रहे हम तारीख भूल गए हैं, 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर, और वो कार्य आज अपराध नहीं है, बट कल 3 सितंबर को अपराध हो जाएगा, ठीक है। तो 3 सितंबर के लिए ये कार्य क्या हो गया, पास्ट में हो गया, ठीक है, भूतलक्षी हो गया, कार्य क्या हो गया, ये भूतलक्षी हो गया, भूत में हो गया, भूत मतलब पास्ट में, ठीक है। तो भूतलक्षी कार्यों से हमें संरक्षण दिया गया है कि भूतलक्षी कार्यों के लिए भविष्य में बनने वाली विधि से हमें दंडित नहीं किया जाएगा। इसको बहुत अच्छे से हमने समझा हुआ है, ठीक है। चलो, संवैधानिक प्रावधान दिया है, अभी जस्ट हमने बेयर एक्ट में पढ़ा था। बिंदु क्या है, कोई भी नया आपराधिक कानून पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह कि कोई नया कानून बन रहा है तो पहले, उससे पहले अगर कोई कार्य किया गया था, उस भले नए कानून में वो कार्य दंड है, तो पहले किसी ने वो कार्य किया तो उसको दंड नहीं देगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा है। यदि अपराध के समय जो दंड निर्धारित था उससे अधिक दंड बाद में निर्धारित कर दिया जाता है तो वह लागू नहीं होगा। यह प्रावधान केवल दंडात्मक विधियों पर लागू होता है, सिविल लॉ पे लागू नहीं होता, ठीक है। मतलब सिविल लॉ बहुत अच्छी हो सकता है। उदाहरण, यदि 2022 में किसी कृत्य का अपराध नहीं माना गया और 2023 में कानून बनाकर उसे अपराध घोषित कर दिया गया, तो उस कृत्य के लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा जो कृत्य उसने 2022 में किया था। यदि किसी अपराध के लिए 2 साल का कारावास निर्धारित था, ठीक है, एक्स ने जो अपराध किया तो 2 साल का कारावास उस अपराध के लिए था। बाद में ये अपराध, बाद में इसे बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया, ठीक है। तो उस व्यक्ति को जिसने अपराध कानून संशोधन से पहले किया था केवल 2 साल तक ही दंड दिया जाएगा। तो भले अब ये 5 साल हो गया है, लेकिन इसको 2 साल से अधिक का दंड नहीं दिया जा सकता। ये भी हमने समझा है। चलो, महत्वपूर्ण केस केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 21 केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है और केवल तभी उसी स्थिति में जब कानून को पीछे से लागू करने का प्रयास किया जाए। ओके, तो एक केस कोई भी याद करके लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां तक तुम लोगों का वही लिखने के, अगर शॉर्ट में लिखने को आएगा, ठीक है। दोहरे दंड का सिद्धांत, ये दोनों अलग अलग से भी तैयार कर सकते हो। दोहरा दंड अभी हमने देखा है, अर्थ क्या होता है, एक कार्य के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 22 में इसका प्रावधान था। इसका मुख्य बिंदु क्या था, पहला देखो, इसका मैक्सिम हमेशा याद, हमेशा लॉ के स्टूडेंट हो मैक्सिम हमेशा आना चाहिए, नेमो डेबिट बिस वेक्शारी। इसका बहुत लंबा सा मैक्सिम है, ठीक है। तो बहुत लंबा सा याद ही नहीं होता, हमको भी नहीं याद होता कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या, अक्सर हमेशा नहीं आता, कभी कभी याद होता है, ठीक है। तो इसका ये याद रखोगे ना, बिस वेक्शारी, एग्जाम में बस इतना लिख दोगे तभी चलेगा, ठीक है। तुम्हारा देखो पेपर 7th पेपर है ना, वहां तुम्हें पूरा मैक्सिम ही पूछेंगे। अभी तुम्हारा टॉर्ट पढ़ोगे तो उसमें पूरा मैक्सिम ही है, ठीक है, ओके। बिस वेक्शारी का मतलब होता है दोहरा, ठीक है, ओके। किसी को एक अपराध के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कहाँ, किस सिद्धांत से आया है, तो नेमो डेविड बिस वेक्शारी से। बिस वेक्शारी जरूर याद रखना ये, ठीक है। यह केवल तभी लागू होता है जब व्यक्ति को पहले अपराध के लिए विधिवत न्यायालय द्वारा वियोजित और दंडित किया गया हो। मतलब पहली बार जब, फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एक्स ने कोई अपराध किया, उसको पंचायत ने दंड दे दिया, तो क्या अब उसको कोर्ट दंड नहीं दे सकती, दे सकती है, ठीक है, कोर्ट दंड दे सकती है। तो ये तब लागू होगा जब एक्स ने कोई अपराध किया है और जिस न्यायालय को अधिकार था दंड देने को, उसने उसको दंड दे दिया है। अब वो न्यायालय उसको दोबारा दंड, कोई भी न्यायालय उसको दोबारा दंड नहीं दे सकता, ठीक है। पंचायत को अधिकार ही नहीं था दंड देने का। अगर पंचायत ने दंड दे दिया है तो वहां 22 लागू नहीं होगा, बल्कि उल्टा पंचायत को भी दंड दिया जा सकता है, ठीक है, ठीक है।
दूसरी कार्यवाही उस अपराध के लिए हो, उसी अपराध के लिए दूसरी कार्रवाई हो तो दूसरी कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। ओके, उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध के लिए दंडित किया गया हो तो उसे चोरी के लिए दोबारा अभियोजन एवं दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, महत्वपूर्ण केस है, एक केस देख लेते हैं, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, एक ही देखेंगे। एक व्यक्ति को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सामान जब्त कर लिया गया था। ठीक है, ये किसने जब्त किया था? ये कोर्ट ने नहीं जब्त किया था, बाद में उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पहली कार्रवाई न्यायालय द्वारा नहीं की गई थी बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई थी, इसके लिए अनुच्छेद 22 लागू नहीं होगा। क्या हुआ था इस केस में? एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ सामान था, आई थिंक गोल्ड था। ठीक है, तो क्या किया पुलिस ने, क्या मतलब बॉर्डर पे जो पुलिस ने क्या किया, वो सामान जब्त कर लिया। सामान जब्त कर लिया मतलब उसको वापस नहीं मिला, है ना। और फिर चूंकि वो सामान जो है इलीगल था तो उसके ऊपर आपराधिक कार्रवाई हुई। जब वो कोर्ट पहुंचा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट पहुंचा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, हर जगह उसने कहा कि आप मुझे दोहरा दंड नहीं दे सकते। पहला तो आपने मेरा सामान ले लिया, ठीक है, भले वो इलीगल था, तो मेरा तो भैया फाइनेंशियली रूप से आप हमको दंड दे रहे हो, फिर आप हमको आपराधिक कार्रवाई करके जेल भेजने के भी चक्कर में हो, दोहरा दंड नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा नहीं, आपका जो सामान जब्त हुआ है वो कोर्ट ने नहीं जब्त किया है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, वो प्रशासनिक कार्रवाई है। ठीक है, कौन सा जज साहब आपकी सुनवाई करके आपका सामान कोर्ट में ले जाकर आपका सामान जब्त किया, आप साबित करो। कौन सा प्रोसीजर अपनाया गया था सीआरपीसी का? कोई नहीं ना, तो आप दोहरा दंड यहाँ लागू नहीं होगा, यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, नहीं तो भाई पहले तो चोर बोल दे कि आप तो चोरी का सामान भी मेरा छीन लिए, अब हमको जेल भी भेज रहे हो, तो आप तो दोहरा दंड दे रहे हो हमको, हम इतनी मेहनत करके चोरी भी किए हैं, है ना। चलो, महत्व क्या है इन दोनों विधियों का? यह नागरिकों के मनमाने दंड से बचाता है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ को मजबूत करता है। रूल ऑफ लॉ क्या है? आर्टिकल 14 मैंने पढ़ा है ना, वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं बताया, बट रूल ऑफ लॉ जो हमने वो पढ़ा था, दो सिद्धांत पढ़े थे, उसमें जो पहला पढ़ा था ना उसी में आएगा। ठीक है, अब पहला क्या पढ़ा था तो मुझे पता है, तुम लोग को कहाँ से याद होगा वगैरह वगैरह, तो तुम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें नहीं पूछेगा। लेकिन लेकिन रूल ऑफ लॉ हम लोग एक दिन पढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद, तुम्हारा सिलेबस खत्म होने के बाद मुझे तुमको कुछ ऐसे, मतलब 20 नहीं, 20 बहुत ज़्यादा, 15 ऐसे केसेस बताने हैं, 15 जो तुमको पढ़ने, हमेशा के लिए पढ़ने भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में परमानेंट पढ़ने हैं, हमेशा हमेशा तुमको आने भी चाहिए। और दूसरा, ये 15 केस तुम पढ़ लोगे, 15 में से अगर तुमको 5 भी याद रह गया, 5 नहीं 10 याद रहेगा आराम से, तो मैं ऐसे केसेस बताऊंगी जो तुम कम से कम 3-4 आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, ओके, क्योंकि हर केस होता है ऐसा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा ही होता है। ठीक है, न्यायिक निष्पक्षता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। चलो, सीमाएं क्या है इस पे? ये प्रावधान केवल आपराधिक मामलों में लागू होते हैं। अनुच्छेद 20(1) लाभकारी कानूनों पर रोक नहीं लगाता। लाभकारी कानून क्या होते हैं? चलो देखना तुम लोग अपना सर्च करके, क्योंकि यहाँ पे बस याद कर लो बस। ठीक है, अनुच्छेद 20(2) तभी लागू होता है जब पूर्व अभियोजन विधिवत न्यायालय द्वारा हुआ हो। ठीक है, अगर किसी पंचायत ने या न्यायालय, किसी ऐसे न्यायालय ने जिसको अधिकार ही नहीं था आपको सुनवाई कर ली हो वगैरह, तब जो है आपको दोहरे दंड से बचाव नहीं मिलेगा। निष्कर्ष आ गया, निष्कर्ष फिर से हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों, तुमको पढ़ना है, नोट्स ये क्लास में पढ़ लेना, शॉर्ट ऐसे, क्योंकि रट के तुम जाओगे नहीं, हमको पता है, फैक्ट तुमको पता होना चाहिए, केस का नाम पता होना चाहिए, लास्ट में निष्कर्ष में तुमको शॉर्ट ऐसे में अपना निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, ओके, ये तुम्हारा आंसर था। आ गया इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश वाले बच्चों का नोट्स गया है, सिर्फ ना पढ़ लेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, ओके।